नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पे। दोस्तों, सीएपीएफ का एग्जाम जो 20 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, उसके आंसर की के पार्ट 1 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम केवल 60 प्रश्नों का हल देखेंगे और सेकंड एपिसोड में जो शेष बच जाएंगे जनरल स्टडी के, उसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ किराटार जुनिया? ऑप्शन ए है मघा, ऑप्शन बी है भारवी, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है भावाभूति। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा भारवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारवी विल बी राइट आंसर। तो इसका आप राइट आंसर मारेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंदारिया महादेव? ऑप्शन ए है ए शिवा टेम्पल एट एलिफेंटा, ऑप्शन बी इज द टाइटल ऑफ ए वर्क बाय भट्टी, ऑप्शन सी इज द कैपिटल ऑफ चंडेला किंग्स, और ऑप्शन डी ए टेम्पल एट खजुराहो। राइट आंसर विल बी डी, ए टेम्पल एट खजुराहो। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है दोस्तों वो खजुराहो में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिंगायत्स। ऑप्शन 1 इज दे ब्यूरी दे आर डेड, ऑप्शन 2 इज they are great believers in the caste system, especially in the theory of purity and pollution. Option 3 is they are against child marriage and favor widow remarriage. दोस्तों, इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है कि वे जो है मृतक का शरीर जो है गाड़ देते हैं जमीन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ओनली 1 हो जाएगा। राइट आंसर विल बी बी, 3 का बी हो जाएगा दोस्तों। Question number 4 is, at which one of the following places is the बिठला टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन ए है एलिफेंटाज, ऑप्शन बी है चिदम्बरम, ऑप्शन सी झांपी, और ऑप्शन डी है नागार्जुन कोंडा। तो राइट आंसर विल बी सी, हम्पी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इन रिलेशन टू द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द ए टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट टेरिटरी। ऑप्शन बी इज द यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट entrust a state government with the function over matters where executive powers of the union extends. Option C is the union government may direct states for construction and maintenance of means of communication of military importance. And option D is the governor may with consent of government of India entrust its officers with function on matters which fall within the executive powers of the state. Right answer will be B. The union government may not entrust a state government with the function over matters where executive powers of union extend. So right answer will be B. Question number 6 is, as per provision of the Constitution of India, which one of the following is correct? Option A is only Parliament has the power to legislate over a subject under the concurrent list. Option B is both Parliament and state legislature have the power to legislate over the subject under the concurrent list. Option C is a legislation made under the concurrent list by the Parliament should be ratified by half of the state legislature so it becomes a law of the country. And option D is only state legislature are empowered to make laws under concurrent list. तो concurrent list का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा लिस्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पे पार्लियामेंट भी कानून बना लेती है तो पार्लियामेंट के कानून अधिक मान्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा बी, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची जिसको हिंदी में कहते हैं, इस पे पार्लियामेंट को भी कानून बनाने का अधिकार होता है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी कानून बनाने का अधिकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पासिंग ए लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट आर करेक्ट? ऑप्शन 1 इन इवन इन द स्पीयर स्टेट लिस्ट exclusively reserved for the states, parliament can legislate under certain circumstances. Option 2 is parliament cannot legislate a subject under the state list under any circumstances.
और ऑप्शन 3 इज ए रेजोल्यूशन supported by 2/3 of the members present and voting is required to be passed by the Rajya Sabha to pass a law under the state list। तो यहाँ कोड दिया गया है दोस्तों A 1 2 3, ऑप्शन B इज 2 and 3 only, ऑप्शन C इज 1 and 3 only and D इज 1 only। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C 1 and 3 only, 1 and 3 only राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C 1 and 3 only राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following statement regarding promulgation of ordinance is are correct? Option A is president can promulgate ordinance which are of temporary duration. Option B is an ordinance promulgated by the president has to be ratified by parliament when within 6 weeks of its reassembly। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है वह टेम्पोररी ड्यूरेशन का होता है कि अस्थायी होता है, और जो भी ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति पास करता है जारी करता है उसको जो है पार्लियामेंट रीअसेंबल जब होंगे, दोनों जब जुटेंगे तो उस स्थिति में 6 वीक्स उनके असेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर जो है वह हो जाना चाहिए असेंबल होने के बाद। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list, name of shifting cultivation and country। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A। इसमें जो है A का 4 नंबर हो जाएगा मैक्सिको, B का जो है 3 नंबर होगा मलेशिया, ऑप्शन C का जो है 2 नंबर हो जाएगा ब्राजील, और ऑप्शन D का जो है 1 नंबर हो जाएगा जायरे। तो राइट आंसर विल बी A। क्वेश्चन नंबर 10 इज सौभाग्य ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन A इज प्रोवाइडिंग कैश मनी टू वुमेन गिविंग बर्थ ऑफ सिंगल फीमेल चाइल्ड। ऑप्शन B इज कनेक्टिंग किचन ऑफ एवरी हाउस होल्ड विद द पाइप्ड कुकिंग गैस। ऑप्शन C इज स्ट्रेंथिंग एंड augmenting infrastructure for piped water supply, and option D is achieving universal household electrification in the country। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी D। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों द कार्टेजिना प्रोटोकॉल टू विच इंडियन इज ए पार्टी इज रिलेटेड टू। मैं दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं जो हमारे टीम के द्वारा तैयार किया गया है। 11 का ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर, बायोसेफ्टी नेगोशिएटेड अंडर द एजिस ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्युपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट्स कम्युनिटीज इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा B इकोटोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का B इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुलह कुल। सुलह कुल की नीति जो है उसके बारे में कौन सा कथन जो है कथनों पर विचार करना है। इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस, इसके मतलब जो है शांति स्थापित करना था, ये बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट। इसने जो है सभी धर्मों के लोगों को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया और सोचने की स्वतंत्रता दी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं दोस्तों 1 और 2 जो है राइट आंसर है, जबकि थर्ड क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के द्वारा जो है सुलह कुल की नीति लागू नहीं की गई, नहीं तो जबरदस्ती कहा जाता कि ये लागू कराई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 and 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है which one of the following statements about the religious policies of the Mughal kings is not correct। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा D grants were issued for the repair of a number of temples in the region of Shahjahan and Aurangzeb after they had been destroyed during war। राइट आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 15 इज तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ। ऑप्शन ए है रामचरितमानस, ऑप्शन 2 है पदावली, ऑप्शन सी है कवितावली,
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बोला। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रामचरितमानस भी इनकी रचना है और कवितावली भी इनकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 इज on which one of the following condition did the Marathas agree to serve the Mughal king with a cavalry contingent of 15,000 in the early 18th century? Right answer will be the right to levy चौथ and Sardeshmukhi in the Deccan and South India। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, according to the Delimitation Commission of India and subject to Article 333 of the Constitution of India, what is the maximum number of members that a state assembly may have? तो आप जानते हैं कि स्टेट असेंबली में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है 500 हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 इज who among the following was the first non-official member to be elected as the Speaker of the Central Legislative Assembly on 24/8/1925? राइट आंसर विल बी विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल जो है आप जानते हैं केंद्रीय असेंबली में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, Which of the following statements are correct with regard to स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 इज ऑन dissolution of the Lok Sabha, both the speaker and deputy speaker cease to be members of the house. Option 2 is both speaker and deputy speaker vacate their office on dissolution of the Lok Sabha. And option 3 is on deputy speaker vacates his office and a speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Lok Sabha after dissolution। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है लोकसभा के भंग होते ही जो है वो अपने पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि पद से वो हट जाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड मेंबर्स ऑफ द हाउस के पद से वो हट जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, मेंबर्स नहीं रह जाते, वह जैसे स्पीकर है वो स्पीकर बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के भंग होते ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपना ऑफिस खाली नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 है ओनली डिप्टी स्पीकर वैकेट्स इट्स ऑफिस एंड स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 and 3 ओनली। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, विथ रिगार्ड टू द पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन 1 इज पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ड्रान फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पैनल बनेगा वो केवल रूलिंग पार्टी से ही नहीं बनेगा। और ऑप्शन नंबर 2 है पैनल ऑफ द चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स एंड वन ऑफ देम प्रेसिडाइड्स ओवर द हाउस व्हेन बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर नॉट देयर। ये भी राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3 आंसर। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 21 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए इज महागनी इज ए। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों हमारे टीम के द्वारा हल नहीं किया जा सका है, तो इसके लिए जो है क्षमा चाहता हूं। अगर आपके पास इसका उत्तर हो तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, CWG क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 24 का भी जो है क्लियर जो है सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, इसलिए इसका भी उत्तर जो है मेरे टीम के द्वारा तैयार नहीं किया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, अगर आपके पास जो भी प्रश्न मेरे
टारगेट विद नीतीश पर नहीं बताया जा रहा है। अगर आपके पास इसका उत्तर है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, ताकि अन्य जो बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं वो जान सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन अमंग द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द कॉमन बाउंड्री विद साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जाम्बिया। Question number 26 is, which one of the following minerals is not a naturally occurring silicates? Question number 26 का right answer हो जाएगा D, bauxite. Question number 27 is, in which part of the cell the glucose is converted into pyruvate? तो question number 27 का right answer हो जाएगा A, mitochondria. Question number 28 is, after fertilization the oval and ovary subsequently develop to form. क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सीड एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर 29 इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी इन आवर मस्कुलर सेल्स. तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन. Question number 30 is, growing two or more crops in the same field but in different rows is called intercropping. तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 31 is, who among the following won the Fed Cup Herd Award 2020. तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सानिया मिर्जा. क्वेश्चन नंबर 32 is, National Technology Day is observed on. National Technology Day is observed on 11 मई. तो 11 मई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फ्लोइंग शिप्स वाज डिप्लॉयड इन मिशन सागर विच वाज सेंट टू डिफरेंट कंट्रीज कैरिंग फूड एंड कोविड रिलेटेड आइटम्स ऑन 10 मई 2020. राइट आंसर हो जाएगा INS केसरी. राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS केसरी. राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34 इज, which one of the following has the largest contribution to the gross tax revenue of government of India in 2019-20? Right answer will be corporation tax. Corporation tax will be right answer. 34 का right answer B हो जाएगा. Question number 35 is, what is meant by MSME? Right answer will be micro, small and medium enterprises will be full form of MSME. तो right answer will be D. Question number 36 is, which one of the following is the top ranking country in the World Economic Forum 74 Global Energy Transition Index? Right answer will be Sweden. Sweden हो जाएगा. 36 का right answer हो जाएगा C, Sweden. Question number 37 is, Operation सद्भावना is an initiative of Indian Army. सद्भावना जो ऑपरेशन है दोस्तों, इसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के छात्रों को जो है टूर पे भेजा जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि सद्भावना विकसित किया जा सके. तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 38 इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन इंडियन आर्मी. राइट आंसर विल बी लेफ्टिनेंट कर्नल. 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी. 39 is, what is the minimum reduction in the projected demand of conventional energy at the end of 5 years as per the development of solar cities program? Right answer will be 10%. Question number 40 is, which one of the following country has suggested the name Amphan to the cyclone that devastated part of the West Bengal and Bangladesh in May 2020? Amphan जो चक्रवात था, इसका नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था. तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 41 इज, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय. नेचुरल पॉपुलेशन, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सब्ट्रैक्टिंग द बर्थ रेट फ्रॉम द डेथ रेट. ये है नेचुरल पॉपुलेशन चेंज. क्या करते हैं इसमें? जन्म दर में से मृत्यु दर, बर्थ रेट फ्रॉम द डेथ रेट, मतलब डेथ रेट से जो है बर्थ रेट को घटा दिया जाता है, तो उसको नेचुरल पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 इज, ए लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड और सिंगल विथ वन एंड अटैच टू द मेनलैंड इज कॉल्ड सैंड ड्यून. बालू टिब्बा हिंदी में इसको बोलेंगे. 42 के सी. 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी. क्वेश्चन नंबर 43 इज,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है राइट आंसर हो जाएगा दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपुल। 43 का ए हो जाएगा, क्योंकि जो कोरल रीफ होता है उसका उपयोग जो है CaCO3 से बना होता है। आप जानते हैं कोरल रीफ जो है परवाल से जो बने होते हैं वह CaCO3 से बने होते हैं, तो उनका जो है बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में भी यूज होता है। और ये सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है, केवल दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपुल, ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 का ए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एसेसिया ट्री इज आर करेक्ट। दोस्तों इसका भी उत्तर जो है मैं नहीं दे रहा हूं, अगर आपके पास इसका उत्तर है तो आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 इज डार्गिंग ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली। 45 का राइट आंसर हो जाएगा इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन विल बी राइट आंसर। 46 इज 2011 census had divided the working population of India into 4 major categories. Which one of the following is not one of them? 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी। डोमेस्टिक वर्कर्स को जो है उसमें क्लासिफाई नहीं किया गया था, तो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 27 इज which of the following statement about employment situation in India according to periodic labor forces survey 2017-18 is are correct। तो 47 भी जो है इसका भी सलूशन मैं नहीं दे रहा हूं, अगर आपके पास हो तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 इज कुमार यूज्ड टू ईट 30 samosas in a month when the price of each samosa was ₹12. When the price of samosa increased to ₹15 per piece, he eats only 20 samosa a month. What is the price elasticity of demand for samosa by Kumar? Right answer will be A, 1.33. Question number 49 is which of the following goods are included to estimate food inflation in India? Right answer will be D, 1, 2 and 4, यानी कि wheat, paddy and sugar. Question number 50 is in which of the following statements high yielding varieties of food grains were introduced as the part of first phase of green revolution? Right answer will be 3 and 4 only, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा में जो है हाई वेराइटीज के जो है फसल वहां पे मिले थे ग्रीन रिवोल्यूशन 1966-72 में जो फर्स्ट फेज चला था उसमें। क्वेश्चन नंबर 51 इज कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। राइट आंसर विल बी 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 इज each of the following statement about the Harappan script is not correct. राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, इट रेफर्स टू द पीपुल ऑफ मेलुआ। क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन बंगाल बाय स्वामी विवेकानंद एंड ऑप्शन बी इज प्रार्थना समाज वाज स्टार्टिंग महाराष्ट्र। इसका जो है पूरा जो है क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका उत्तर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये राइट है, 2 ओनली होगा। क्वेश्चन नंबर 54 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी दांडी यात्रा और साल्ट। तो द मार्च बिगेन आफ्टर द फेल्यूर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज नॉट, यहाँ नॉट होना चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द, यहाँ पे नॉट जो है जो पीडीएफ जिस व्यक्ति द्वारा बनाया गया है वो उसको जो है काट दिया है, इसके कारण नॉट नहीं आ पाया है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं कि सितंबर-नवंबर 1930 में हुआ था, जबकि गांधी जी का मार्च जो है वो मार्च 1930 में ही चालू हो गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 इज द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1889 में। क्वेश्चन नंबर 56 इज तमिलाकाम वाज द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल काउंटी दैट इंक्लूडेड। 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स एंड द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द पेनिसुला।
क्वेश्चन नंबर 57 is a member giving notice of resolution for removal of speaker Lok Sabha should be addressed to the deputy secretary general Lok Sabha will be right answer। यानी कि यदि लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाना है और एक सदस्य है जो उसके लिए प्रस्ताव ला रहा है, तो वो किसको एड्रेस करेगा? तो सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के होंगे उसको एड्रेस करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज करेक्ट। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाद जो करेक्ट है वह है इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा और 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। इसमें कोड नहीं है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर की। ये जो है 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से लेता है। बाकी सभी स्टेटमेंट गलत होंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 59 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्पीकर लोकसभा इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Option 2 is the speaker is assuming his office is not required to make and subscribe oath or objection। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो शपथ नहीं लेता है स्पीकर का पद ग्रहण करते समय, इसलिए स्टेटमेंट सही होगा। द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। इक्वलिटी ऑफ वोट्स होने के स्थिति में जो है ये स्पीकर जो है एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट देकर। यहाँ पे है डज नॉट एक्सरसाइज, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। तो राइट आंसर विल बी 2 ओनली। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा द लोकसभा स्पीकर 59 का आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। द स्पीकर डज नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्पीकर लोकसभा इज आर करेक्ट। कौन सा जो है करेक्ट है? तो द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। और द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो देता है। और केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है 59 का ए नंबर सही है, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सही है। क्वेश्चन नंबर 60 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी। तो इस एपिसोड में दोस्तों हम केवल 60 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का जो है CAPF का पार्ट 1 आंसर की। अगर दोस्तों आपके पास किसी भी आंसर पे संदेह है आपको, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। अगर हमारी टीम की ओर से गलती हुई होगी तो उसको सुधार किया जाएगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।